गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, हम हिंदी मीडियम का जो कल पढ़ा था 12th क्लास के अंदर फिज़िक्स का, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने स्थिर विद्युत्की के बारे में पढ़ा था कि स्थिर विद्युत्की क्या होती है। इसके अलावा कल हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश की कुछ गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आवेश की मात्रक होती है, आवेश की जो विमा होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने आवेशन का प्रकार यानी किसी भी दो बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। और उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो हमने कल तक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी एग्जाम्पल हैं, आपके क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ठीक है। और बच्चों, आप साथ साथ ये नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखते रहना, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा, आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किस नाम से बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन भी के नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बच्चों, कल हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था, ठीक है। कूलाम का जो नियम था, कूलाम का नियम क्या काम आता है, किसी भी दो चार्ज के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया था। और क्या बात आता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कूलाम ने बताया था कि दो चार्जों के बीच जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यहाँ तक हो गया था कि किसी भी दो चार्जों के बीच लगने वाला बल, ये हमने कूलाम के नियम से पढ़ चुके थे। अब देखिए क्या होता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जब एक चार्ज, मान लेते ये चार्ज कोई रखा हुआ है Q0, ठीक है, ये कोई Q0 चार्ज है और उसके आसपास काफ़ी चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते ये चार्ज Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, एक चार्ज Q3 रखा हुआ है, ऐसे Qn चार्ज रखे हुए हैं, n चार्ज रखे हुए हैं। अब क्या होता है कि प्रत्येक चार्ज, ये जो Q1 है इस Q0 के ऊपर है, अगर ये भी प्लस का है और ये सारे प्लस के हैं, तो ये Q1 है, इस Q0 के ऊपर एक बल लगाएगा जो इसको क्या करेगा, दूर हटाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो बल है ये किसका है, Q0 का और 1 का। ऐसे ही अगर दूसरा चार्ज है, मान लेते हैं ये Q0 है, ये भी क्या करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा। जो तीसरा चार्ज है, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें, जो तीसरा चार्ज है वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा जो इसको इस दिशा में धकेलने की कोशिश करेगा। इस तरह से अगर n चार्ज है तो n चार्ज के द्वारा इस एक चार्ज पर, इस Q0 चार्ज पर F1, F2, F3 इस तरह से Fn तक फोर्स लगते हैं। यानी जब किसी एक चार्ज पर दो से अधिक चार्जों के द्वारा जब बल लगाया जाता है तो कुल बल जब निकालते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो हम देखिएगा ये क्या नियम क्या कहता है कि किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल ज्ञात किया जाता है। यानी एक आवेश पर बाकी जितने भी आवेश हैं उन सभी से जितना बल लग रहा है उन सभी का योग ज्ञात किया जाता है, आप ऐसे समझिए। तो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, यानी कोई एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है।
यानी अगर पहला इसके ऊपर अगर पहला जो आवेश है Q1 वो मान लेते हैं F1 बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है? F1। दूसरा जो चार्ज है या आवेश है वो मान लेते हैं F2 बल लगा रहा है। तीसरा जो आवेश है वो मान लेते हैं F3 बल लगा रहा है। इस तरह से जो मान लेते हैं n नंबर का चार्ज है वो कितना बल लगा रहा है? Fn बल लगा रहा है। ठीक है, तो इस एक चार्ज पर, इस अकेले चार्ज पर इन सभी चार्जों की वजह से जितने भी ये बल लग रहे हैं इन सभी का परिणामी बल कितना होगा, ये हम किसके द्वारा निकालते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। तो क्या कहता है कि किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला सभी बलों का रिजल्टेंट यानी कुल बल F नेट यानी F टोटल जो बल है वो किसके बराबर होता है? सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से सभी के सदिश योग के बराबर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई मूल बिंदु है, यहाँ से एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, Q3 चार्ज रखा है, Q4, इस तरह से Qn तक चार्ज रखे हुए हैं, जिनकी दूरी क्रमशः फर्स्ट के लिए हमने दूरी क्या मानी है? R1 मानी है, दूसरे की R2, R3, R4, इस तरह से Rn तक की हमने दूरी मानी हुई है। अब क्या होता है, हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं जिसको हमें Q नोट के द्वारा दर्शाया है। अब इसके ऊपर इन सभी चार्जों से इस वाले से जो बल लगेगा, इस वाले से जो बल लगेगा, Q3 से जो बल लगेगा और Qn से जो बल लगेगा, इन सभी बलों का योग यानी टोटल बल कितना होगा, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जो टोटल बल होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा मैंने लिखा हुआ है कि माना Q1, Q2, Q3, Qn तक चार्ज रखे हुए हैं, किसी भी निकाय में रखे हुए हैं, जिनकी दूरी कितनी है? R1, R2 डैश 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 Rn तक है। ठीक है, अब माना प्रत्येक बिंदु आवेश Q नोट से R दूरी पर स्थित है। जो Q नोट है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, अतः Q नोट पर Q1, Q2, Q3 व Qn के द्वारा आरोपित बल कितना हो जाएगा? देखो Q नोट और Q1 के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? K Q1 Q नोट अपॉन R नोट 1 स्क्वायर। ठीक है, R नोट 1 यहाँ पे क्या है? Q1 और Q नोट के बीच की दूरी है। ऐसे ही Q2 और Q नोट के बीच का जो बल है, जैसे अगर हम कौन से Q2 की बात करें, इस Q2 की और इस Q नोट के बीच का जो बल है वो बात करें, अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R02। ठीक है, यहाँ पे R02 क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। 0,1 किसके बीच में थी? Q1 और Q नोट के बीच की दूरी। तो देखिएगा यहाँ पर कि Q2 और Q नोट के बीच का बल क्या हो गया? K Q2 Q नोट अपॉन नोट 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम Q3 की बात करें तो वो बल कितना हो जाएगा? K Q3 Q नोट अपॉन R03 का स्क्वायर। और N के लिए कितना हो जाएगा? अगर हम बात करें तो F0 नोट N K Qn Q नोट अपॉन R नोट N का स्क्वायर। अब इन सभी बलों का जो परिणामी बल है वो कितना हो जाएगा? सभी बलों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो हमने F नोट की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने ऊपर से रख ली, ये हमने वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब देखिएगा तो यहाँ से देखो सभी में K Q नोट कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अंदर? Q1 अपॉन R नोट 1 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R नोट 2 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R नोट 3 का स्क्वायर, इस तरह से Qn अपॉन R नोट N का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि K Q नोट समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके और कहाँ तक? N तक है। देखो 1 से लेके और कहाँ तक है? N तक है। नोट तो कांस्टेंट है, तो I और I यहाँ पे ये क्या हो गया? वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखोगे तो आपको वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें बच्चों विद्युत क्षेत्र की, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा कि किसी भी
जैसे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और वो बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कि जो आप चार्ज लेके आ रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो ये इसके ऊपर बाहर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लाने पर उस दूसरे चार्ज के ऊपर एक बल लगता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण को या तो आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फैराडे ने। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र है वो कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी उसके अंदर दिशा होती है। आवेश और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक आवेश से बाहर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिएगा अगर कोई धनात्मक आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होगा, ऐसे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा ऋणात्मक आवेश की ओर होगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को बच्चों ई से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी भी, जैसे आपने इस चार्ज पर, ठीक है, ये क्यू कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके पास आप एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, यानी एक क्यू नोट चार्ज लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा धनात्मक होता है, मान लेते ये वाला चार्ज भी कैसा है, धनात्मक है। तो जैसे हम इस टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ मूव कराते हैं, आगे लेके चलते हैं, तो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज है, इसके ऊपर एक बल लगाएगा, इसको वापस धकेलने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, धनात्मक चार्ज है। तो धनात्मक चार्ज के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है कि किसी भी आवेश पर, यानी किसी भी आवेश पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बल लगता है, यानी किसी भी आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बल लगता है, यानी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/Q0, यानी किसी आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो बल लगता है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको E से लिखते हैं, F/Q0। ठीक है, अगर हम इसकी मात्रक की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होगा, तो देखिएगा आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से लिखी जाती है। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो देखिए F यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। दूसरा एक और होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, जिसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दो यूनिट होती हैं, इसकी दो मात्रक होते हैं, एक तो कौन सा, न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया कि किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक हो गया। विमा देखते हैं हम, देखिएगा अगर हम इसकी विमा के बारे में बात करें, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, विमा को। यहाँ से देखिए बच्चों कि अगर हम विमा की बात करें कि E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, अब F की विमा आपको पता है, फोर्स की M एक से लिख सकते हैं, M1L1T-2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 2 है, अपॉन Q0 की क्या होती है, 80 होती है,
हमने लिखा ही है चार्ज की यानी आवेश की विमा। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को करते हैं तो कितना हो जाएगा, m1 L1 T-3, क्योंकि एक टी ये ऊपर जाएगा और A-1, ये किसकी विमा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता की। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिएगा अगर हम आगे बात करते हैं तो धनात्मक आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसी होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ऋणात्मक की क्या होती है, टुवार्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक की ओर। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कल हमने कूलाम का नियम बताया था उससे संबंधित। एक एग्जाम्पल है, देखो क्या कह रहा है आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है, यानी आपको डी का मान मिल गया और विद्युत आकर्षण बल का ज्ञात करना है आपको, यानी कूलाम के फोर्स से F = K Q1Q2/r² लगाना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना भी करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल हमने 11th क्लास में पढ़ा था, F = क्या होता है वहाँ पे G m1 m2/r², यहाँ पर Q1 Q2 होता है, वहाँ पर m1 m2 होता है। तो यहाँ से देखिएगा कि हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम कूलाम बल निकाल लेते हैं 1/4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू बच्चों मैंने बताई थी आपको कल 9 × 10⁹ तो ये हमने रख ली यहाँ पर। Q1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख लिया, Q2 प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी आपको दे रखी है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो बल आएगा वो कितना आएगा 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो सिंपल G का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 11th क्लास का है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये किसका द्रव्यमान हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और उनके बीच की दूरी भी दे रखी है आपको। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आपके पास कितना आएगा 3.6 × 10⁻47। देखो यहाँ पर कि ये तो आ रहा है 3.6 × 10⁻40 और ये आ रहा है 8.2 × 10⁻8, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, Fg से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है आपसे कि समान आवेश के दो धनायन है। ठीक है, दो पॉजिटिव है, कितनी दूरी कितने बल लग रहा है उनके ऊपर 3.7 × 10⁻9 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी कितनी है 5 एंगस्ट्रम है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि प्रत्येक आयन का सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम दूरी को एंगस्ट्रम में दे रखी है। 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे नैनोमीटर माइक्रोमीटर, ऐसे 1 एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बल का मान कितना हो गया 1/4πε0। देखो इस 1/4πε0 की जगह आप के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी 9 × 10⁻9 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू रख दी Q1 Q2/r²। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों चार्ज है वो कैसे हैं, धनात्मक चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी दोनों के ऊपर चार्ज भी क्या है सेम है। तो यहाँ से Q1 Q2 को हम Q लिखेंगे तो वो कितना हो गया Q² हो गया। तो यहाँ से हमने इसको यहीं पे रख दिया। अब देखिएगा अब जो वैल्यू है हम उसको पुट करते हैं। आपको बल का मान दे रखा है इतना क्वेश्चन में, K का मान यानी 1/4πε0 की वैल्यू होगी, ये Q² हो गया, और डिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है। जब हम इसको सोल्व करेंगे Q का मान निकालना है, Q² करेंगे तो Q किस में चला जाएगा ये संख्या रूट में, और इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका कितना आएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था Q =
एन ई, तो यहाँ से एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई, इसका मान निकालना है आपको। तो ये यहाँ से क्यू का मान दे रखा है आपको, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला गया है कि निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई और 6 विद्युतांक की एक कांच की पट्टिका को उनके मध्य रख दिया जाता है तो बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी नया बल का मान ज्ञात करना है। तो सीधा याद रखिएगा, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितना परावैद्युतांक का मान की पट्टिका रखी जाती है, जैसे इसमें 6 की रखी है, तो जो एयर में जो बल होता है, यानी हवा, जब माध्यम हवा होती है उस टाइम जितना बल होता है उसका के टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम डिक्रीज होता है, के टाइम, यानी जो परावैद्युतांक की वैल्यू दे रखी है उसकी वजह से बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने टाइम, 1/k टाइम। तो यानी पहले 18 न्यूटन था, तो 6 की हमने वो इंसर्ट कर दी तो कितना हो जाएगा 18/6, यानी 3 न्यूटन के बराबर मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है, ठीक है ना, Q1 Q2 इतनी डिस्टेंस पे रखे हुआ है, ये उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यानी निर्देशांक, और दूसरा आवेश ये है उसके निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है ना, तो Q1 और Q2 पर बल की मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बच्चों Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको और सेकंड Q2 की वैल्यू दे रखी है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम कंसीडर करते हैं। देखो पहली वैल्यू x की होती है तो i कैप, दूसरी y के लिए j कैप, फर्स्ट x के लिए i कैप, y के लिए j कैप। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है ना, तो यहाँ से सीधा फार्मूला यूज़ करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,